नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 20 मई यानी कल मतदान है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोटिंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, जिनका सामना बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सपा के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के सरवर मलिक लखनऊ से चुनौती दे रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के एल शर्मा चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी ने नन्हे सिंह को चुनाव में उतारा है। कश्मीर की बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह सीट खास है। उमर के सामने पीडीपी के फैयाज अहमद हैं। 5वें चरण में कौन मारेगा बाजी? क्या रायबरेली को बचा पाएंगे राहुल? हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये 5वां चरण आया है, इस 5वें चरण में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो रायबरेली की। मैं कुछ दिन पहले रायबरेली में था और मैं बता दूं, ये 5वां चरण का जो चुनाव है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इलेक्शन इज ओवर। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार फिर से बन रही है। 5th फेज ये तय करेगा 400 के कितने नजदीक पहुंचेगी बीजेपी। एनडीए गेम ओवर है, या आप समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसी जगह है, जैसे समंदर में कुछ कुछ द्वीप होते हैं, जहां विपक्ष कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, यह आशा लगता है। तो अमेठी और रायबरेली, अमेठी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कांग्रेस पार्टी ने गिफ्ट कर दिया। रायबरेली मामला फंसा हुआ है। क्यों? 2 दिन पहले खबर आई कि उच्चाहार के एमएलए मनोज पांडे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बहुत बड़ा सेटबैक है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर, पूरा का पूरा संगठन, बाकी सब जगह को छोड़ के रायबरेली से राहुल गांधी को जिताना है, उसमें अथक प्रयास में लगे हुए हैं। अगर कोई केक वॉक होता कि बड़ी आसानी से जीत रहे होते, तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता, पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा वहां स्टेशन नहीं होता। तो एक चीज तो ये कहानी आप समझ लीजिए। अमेठी में क्यों आपने अपने गांधी परिवार की एक सीट को आपने बीजेपी के हाथ सौंप दिया? उसकी सबसे बड़ी वजह, वहां के लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी का कमांडर वही भगोड़ा हो जाए तो आपको वोट कौन करेगा। यह कहानी बनाई जा रही है मीडिया के अंदर में। ये केएल शर्मा वो चप्पे चप्पे को जानता है, ये जानता है, वो ठीक वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। कैसे से जो है एनालिस्ट 2014 में पैदा हो गए थे, जो अरविंद केजरीवाल को बनारस में जितवा रहे थे। आपने देखा होगा, लोग आते थे कि आई हैव बीन टू वाराणसी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हु विल विन। आई थिंक केजरीवाल हैज अ फेयर चांस। इन बेवकूफों को पान की दुकान खोल लेना चाहिए। कारण, अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हो, तो कम से कम 4 लाख से कोई व्यक्ति जीत रहा है, आप ग्राउंड में जाकर के उसको आप पकड़ नहीं पाते हो, तो आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने का, कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। टेलीविजन चैनल वालों को, उन लोगों को बैन कर देना चाहिए। तो ये कहानी है। तो वहां कोई कंपटीशन नहीं है कि ये कांग्रेस का कोई लीडर अमेठी में जाकर के प्रचार भी ढंग से नहीं कर रहा है। कभी कभी वो दिखाने के लिए चली गई प्रियंका, तो ये वो, अदरवाइज कुछ नहीं है। रायबरेली, और मैं क्यों, दोनों की साइकोलॉजी समझ लीजिए। अमेठी और रायबरेली के लोग बड़े भोले हैं, वो सब कुछ माफ करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी का घोटाला, उसका सारा कुछ, जिस वजह से देश बर्बाद हुआ, उस सारी चीजों को माफ करने को तैयार है। बस इसलिए कोई गांधी परिवार नहीं। जैसे अमेठी में आपने किसको खड़ा कर दिया? चपरासी को। यही कह रहे हैं वहां के लोग। आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो, मैंने पब्लिक ओपिनियन वहां पे किया, प्रोफेसर्स के साथ मैंने क्या, सब कह रहे भाई चपरासी को खड़ा कर दिया, यहां तो जनता वोट नहीं करेगी उसको। कोई सेलिब्रिटी को आपने खड़ा किया होता तो लोगों, क्योंकि वो साइकोलॉजी समझिए,
अमेठी रायबरेली के लोगों को लगता है कि हम लोग वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, कोई बड़ा नाम हमें रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज द साइकोलॉजी। और इसलिए राहुल गांधी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है रायबरेली में, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपके कई सारे नेता जो है वो चुपके से वो बीजेपी के साथ पलटी मार रहे हैं। अब मनोज पांडे का जो अगर ये ब्राह्मण वोट लेकर के ऊंचाहार के पूरे रीजन में बड़ा दमखम है उसका, वो अगर पलटी मार जाता है तो टफ हो जाएगा। ये मत भूलिए कि जहां सोनिया गांधी 3 लाख 4 लाख वोट से जीतती थी, पिछली बार वो रिड्यूस होकर के 1,57,000 पे आ गया। और अगर राहुल गांधी 50,000 30,000 40,000 वोट से अगर जीतते हैं तो ये जीत भी क्या जीत होगी। ये स्थिति है। तो अमेठी इज गॉन। रायबरेली में जैसा कि मैंने बताया कि वो साइकोलॉजी, लेकिन अगर वायनाड को चुनते हैं फिर से और रायबरेली को छोड़ देते हैं तो मेरी इस बात को याद रखिए, फिर सोनिया गांधी खड़ी हो वहां पे या फिर प्रियंका वाड्रा खड़ी हो, कोई भी खड़ा होगा, रायबरेली के लोग फिर माफ नहीं करेंगे। राजीव जी, रायबरेली के साथ साथ एक और सीट है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो है उमर अब्दुल्ला की बारामूला से, क्योंकि वो मैदान में है, तो वहां पर क्या समीकरण है? देखिए, बारामूला के सिचुएशन बदल चुके हैं। जिस तरीके से पिछले 15 चुनावों को देखें तो बारामूला में 10 चुनाव जीत चुकी थी एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला की पार्टी ही जीतती रही थी। 4 चुनाव जीते थी कांग्रेस और 1 बार पीडीपी की जीत हुई थी। लेकिन अब वहां की स्थितियां बदल चुकी है। पिछले चुनाव में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन जो कॉन्टेस्ट था, वोटिंग वहां कम होती है, 34-35% वोटिंग होती है, तो इसलिए डिलिमिटेशन से पहले वहां स्थितियां जो थी, अब वो स्थिति नहीं रही है, क्योंकि पिछली बार 1 लाख 1.25 लाख वोट लाकर आप जीत जाते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर में भी लोग बाहर निकल रहे हैं और जो श्रीनगर में वोट पड़े हैं उसके बाद तो बारामूला में भी ये दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। पिछली बार 14% वोट डाले गए थे श्रीनगर में और 34% इस बार बढ़ के हो गया, और 14% वोट डाले गए थे उसमें से फारूक अब्दुल्ला जीत कर आए और ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि 10-20 लाख वोटों से जीत कर आए हैं। अभी उमर अब्दुल्ला की स्थिति इसलिए खराब बताई जा रही है क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर के ऊपर। तो ये आखिरकार क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं जबकि घाटी के 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही? 3 सीट को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। हां, कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट है। जैसे ही अमित शाह अचानक से कश्मीर जाते हैं, इन लोगों को एक नई परेशानी के साथ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पहाड़ी नेताओं से मिल रहे हैं, गुज्जर नेताओं से मिल रहे हैं, और उनके जो डेलीगेशन है उसके साथ बातचीत में वो बात कर रहे हैं कि कैसे एसटी का दर्जा दिया गया। पहाड़ी और गुज्जर के बीच जो थोड़े बहुत तानातानी थी, वो दोनों बैठकर कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमें तो नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों को एसटी का दर्जा तो दिया गया, पहाड़ियों को तो दिया गया। अब इस बीच बारामूला में ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला है, सज्जाद लोन खड़े हैं और सज्जाद लोन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस बीच बटोर रहे हैं। तीसरे इंजीनियर राशिद, जो पिछले बार 1 लाख के करीब वोट लाए थे, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तो टक्कर है। इसलिए उमर अब्दुल्ला घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि देखो, वोट जब बढ़ जाता है, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद जीत हमारी नहीं हो पाती है, इसलिए सब इकट्ठे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, इकट्ठा किसे आप करना चाहते हो? वहां पर मुद्दा क्या है? जो आपका मुद्दा है वही पीडीपी का है, वही सज्जाद लोन का है, वही इंजीनियर राशिद का है। सारे लोग एक ही मुद्दा लेकर चले हैं। आप भी स्पेशल स्टेटस को बहाल करने की बात करते हो, दूसरे लोग भी बहाल करने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की बात करते हो, वो भी करते हैं, और कोई भी उन मुद्दों से हट के बात नहीं कर रहा, लेकिन परिवारवादी पार्टियों की बात कर रहा है।
कह रहा है ये कि अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया है और इस बात से लोग नाराज हैं। इसीलिए सज्जाद लोन की रैलियों को देखिए, उनके जो रोड शो हैं, रैलियां हैं, युवा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। डर इसी बात का इन लोगों को है क्योंकि सज्जाद लोन पिछली बार जब पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था तो उस समय सरकार बनाने की मांग की थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने की बात भी कही थी। हालांकि असेंबली डिसोल्व हो गया और अभी भी जितेंद्र सिंह के साथ, उनके साथ, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना होता है। इसलिए इन लोगों का मानना है कि सज्जाद लोन को भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है और इसलिए उमर अब्दुल्ला का पेच फंसा हुआ है। वहां पर इस बार अब्दुल्ला परिवार का वर्चस्व खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। तो उमर अब्दुल्ला को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेच तो लालू यादव की बेटी को लेकर भी फंसा हुआ है। किस तरह के वहां से संकेत आ रहे हैं बिहार से? देखिए, ये सारण सीट के ऊपर लालू यादव कुंडली मार के बैठे हुए हैं। प्रेस्टीज की लड़ाई है। वो लड़ाई इसलिए क्योंकि जो खबर आ रही है कि परिवार के अंदर भी लड़ झगड़ के लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को टिकट दिया। कई सारे लोग लड़ना चाह रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव की पत्नी भी लड़ना चाह रही थी कि मुझे भी टिकट चाहिए। अब आप इस चीज को समझिए, एक तो परिवार के अंदर चल रहा था बवाल, मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ रही है, लेकिन यहां रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है, वापस आई, चुनाव लड़ रही है। पति जो है वो देहरी ओन सोन के साइड के हैं, तो कोई बात कर रहा था कि करकट से वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फाइनली अपने गढ़ सारण में लालू यादव ने इनको उतार दिया। पॉलिटिकली एक्टिव रही नहीं, ट्विटर पे कभी कभी एक्टिव रहती है। तो लालू यादव वहां 15-20 दिन से बैठे हुए हैं कि यहां पे चुनाव जितवाना है। तो लिटरली वहां बेटी रोहिणी आचार्य नहीं चुनाव लड़ रही है, यहां लालू यादव का प्रेस्टीज फंसा हुआ है। अब वहां के वर्तमान सांसद कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी। लोगों की कुछ नाराजगी भी थी वहां पे, क्योंकि ये बहुत ही बिहार में तो कास्ट के नाम पे, उसके नाम पे बहुत तरीके से वोट पड़ता है। अब इसमें हुआ ये है कि मामला अचानक से बदल गया। कैसे बदला? प्रधानमंत्री मोदी ने छपरा में आकर के सभा की और जो जो बातें उन्होंने कह दी, मैं उस दौरान छपरा में ही मौजूद था। और कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे इस बार, युवा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जादू किया, अगले दिन से माहौल जो है बदल गया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, बाजार गए, उन पत्रकारों से भी मिले जो लोग कल तक कह रहे थे कि नहीं 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 बीजेपी को नहीं, वो अचानक से सेलिब्रेशन के मूड में नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक खबर आई वहां से जिसको शेयर करना चाहिए कि एक नई टेक्निक बूथ कैप्चरिंग की। यह बताया जा रहा है कि वहां पे होता क्या है कि बिहार में माइग्रेट बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स भी और बाकी लोग भी, मेल्स जो है वो बाहर काम करने के लिए, रोजगार के लिए। तो वो जो है नई टेक्निक जो है ये आरजेडी जो है वो तैयार कर रही है कि जो लोग बिहार में अभी नहीं हैं, बाहर हैं, उनका वोट कौन देगा? तो पावर, बाहुबल और उसके हिसाब से तन के जो है पहले तो लूट लिया करते थे ये लोग। बिहार बदनाम था बूथ कैप्चरिंग के लिए, लेकिन यह नया टेक्निकल कैप्चरिंग जो है कि वो बाहर चला गया है, उसका बोगस वोटिंग जो है किसी से बाहर से बुला करके उसको देने की तैयारी, इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि प्रशासन इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी वो संज्ञान में ले चुका है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगी। तो आप ये समझिए कि मोदी ने लालू यादव के गढ़ में घुस के माहौल को बदल दिया, ये ताकत है। और इधर हाजीपुर को लेकर भी यहाँ पर जिस तरह के जो समीकरण बन रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। देखिए, महागठबंधन वहां पर रेस में नहीं था, लेकिन मार्जिन की बात थी कि हाजीपुर में चिराग पासवान कितने ज्यादा वोटों से जीत पाएंगे। और जिस तरीके से वहां धीरे धीरे माहौल बदला, ऐसे जदयू
और भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, इन दोनों के बीच गठबंधन और जदयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो चिराग पासवान को लेकर है वो कुछ दिनों तक चलता रहा। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान चुनौतियों से नहीं गुजरे, लेकिन धीरे धीरे माहौल वहां पर जो बदला है वो इस बात को लेकर कि चुनाव जो ये हो रहा है वो नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल है और यहां पर हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए हम वोट दे रहे हैं, मोदी के लिए वोट दे रहे हैं। और इसी बीच जिस तरीके से चिराग पासवान से नजदीकी दिखाई पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो जमुई गए तब भी चिराग पासवान उनका पैर छूते नजर आए और उनके पीठ पर पीएम मोदी का हाथ था। अब उसके बाद जो वहां स्थितियां बदलने लगी है, अब चिराग पासवान को देखा जा रहा है रामविलास पासवान की तरह। पीएम मोदी ने पिछली बार जब हाजीपुर में रैली की तो सीधे तौर पर कहा कि आप रामविलास पासवान जी को देखिए, जितना वोट से उन्होंने जीत हासिल की थी, जो रिकॉर्ड बनाया था, उससे भी ज्यादा मार्जिन चिराग को मिलना चाहिए, क्योंकि ये उधार है उनका हमारे ऊपर, उसे चुकता करना है। मतलब वहां के लोगों को यह पता है कि इस बार चिराग पासवान जीते और केंद्र में मंत्री बनेंगे। अब पशुपतिनाथ पारस की बात नहीं है, वो सीधे केंद्र में मंत्री बनेंगे। और जिस सीट से पहले ही ये लगने लगता है कि ये मंत्री बनने वाले हैं, तो वहां के लोग जो थोड़े बहुत विरोध कर रहे हैं वो भी अपने ग्रुप के साथ सपोर्ट में आने लगते हैं और इसीलिए चिराग पासवान के लिए वहां जीत आसान हो चुका है। मार्जिन बड़ा करना है वही दिखाई पड़ रहा है। चलिए, और इस 5वें चरण पर तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का एक छत्र दबदबा दिखा था। 5वें चरण में 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इस बार भी बीजेपी यही प्रदर्शन दोहराने के इरादे से मैदान में है। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।